तुलसीकृत रामायण की पंक्ति है, समरथ के नहु दोष गोसाई। जो बलवान होते हैं उनका दोष नहीं होता है। तो जब हम अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात करें तो कौन बलवान है कौन कमजोर है, इसका निर्धारण के लिए दो तीन अवधारणाएं हैं। पहली अवधारणा है कि कहते हैं कुछ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होते हैं, विभक्ति बिंदु। उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट से शक्ति संतुलन गड़बड़ा जाता है। दूसरी अवधारणा है कि कुछ घटनाएं होती हैं जिनको कहते हैं हिंज मोमेंट, चूल चरण, कि बिल्कुल बदल जाता है सब कुछ। और तीसरी जो अवधारणा है उसको कहते हैं कि मोर चरण, टर्निंग पॉइंट। इन तीन अवस्थाओं में शक्ति संतुलन बिगड़ जाता है। अगर हम विश्व शक्ति संतुलन की बात करें तो पहला विभक्ति बिंदु, पहले विश्व युद्ध को हम अगर भुला देते हैं क्योंकि हम नेपाल भारत संबंध की बात कर रहे हैं, तो पहला विभक्ति बिंदु जो है सन 1945 का द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, विश्व बैंक का गठन हुआ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बना। उसके बाद सन 1949 में नाटो का गठन हुआ, पश्चिम अलायंस का। वार्सा पैक्ट का गठन हुआ थोड़े बाद में सन 1955 में। तो शीत युद्ध का वातावरण बना। उस शीत युद्ध में नेपाल का भी प्रयत्न हुआ था। राणाओं ने कोशिश की थी अमेरिका के साथ संबंध बढ़ाने के लिए। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क तक नेपाल के प्रतिनिधि, राणाकालीन प्रतिनिधि पहुंचे थे। और जो उस वक्त का शक्ति संतुलन था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लंदन से वाशिंगटन की ओर मुड़ गया। उपनिवेशवाद के खत्म होने के साथ वो लंदन से वाशिंगटन, बेलायत से अमेरिका पहुंच गया। फिर सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता होती है, जो विभक्ति बिंदु तो नहीं है मगर टर्निंग पॉइंट, मोड़, महत्वपूर्ण मोड़ जरूर है। उसी के प्रभाव में सन 1948 में पद्म शमशेर का संविधान बनता है और नेपाल में प्रजातंत्र की पहली प्रयोग होती है। सफल नहीं हो पाता है, ये अलग बात है। दूसरा विभक्ति बिंदु अगर हम देखें तो आ जाता है सन 1950 की संधि। ऐसा ही संधि स्वतंत्र भारत ने श्रीलंका के साथ किया था, भूटान के साथ किया था, तत्कालीन सिक्किम के साथ किया था और नेपाल के साथ किया था। इन चारों संधियों में सबसे ज्यादा महत्व नेपाल के साथ के संधि में दिया गया था और नेपालियों का महत्व बढ़ाया गया था। उसके साथ साथ इन चारों देशों का एक, जो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की भाषा में, विशेष पहचान बना कि संधि राष्ट्र की मान्यता। स्वतंत्र राष्ट्र तो है, स्वाधीन राष्ट्र भी है, सार्वभौम राष्ट्र भी है, उसके साथ साथ एक ऐसा राष्ट्र है जो संधि से, द्विपक्षीय संधि से बंधा हुआ है। ये दूसरा विभक्ति बिंदु है सन 1950 का। उसके बाद हम देखते हैं कि विभक्ति बिंदु तो है मगर टर्निंग पॉइंट जो है वो एक के बाद दूसरा चला आता है। सन 1960 में शाही सैनिक कू होती है। राजा महेंद्र कोशिश करते हैं, पहला प्रयत्न करते हैं कि ये विभक्ति बिंदु सन 1950 की जो संधि है इससे थोड़ा नेपाल को अलग किया जाए। प्रयत्न सफल नहीं हो पाता है, कोशिश जरूर करते हैं। अर्निको राजमार्ग बनता है, भारत चीन की युद्ध होती है, भारत की सामरिक क्षमता कमजोर होती है, भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि कुछ धूमिल बन जाती है। उसका फायदा महेंद्र को जरूर मिलता है मगर उस फायदे के बावजूद भी संधि से मुक्त कराने में, कुछ फैलावट लाने में महेंद्र तब असफल होते हैं जब भारत के प्रयत्न से बांग्लादेश स्वतंत्र होता है सन 1971 में, जिसको आप कह सकते हैं कि दूसरा मोड़ दूसरा विभक्ति के बाद आता है। तीसरा मोड़ आता है जब सन 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है। जनता पार्टी की सरकार तत्कालीन विरोधी नेपाली कांग्रेस
से कुछ नजदीक थी, तो उसका फायदा कुछ नेपाली कांग्रेस को हुआ, ज्यादा फायदा ना हुआ। उस वक्त का जो जनसंघ हुआ करता था, जो जनता पार्टी का एक अवयव था, जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी का नेपाल के राजतंत्र के साथ बहुत पुराना संबंध था, तो उसको भी प्रयोग करते हुए नेपाल को कुछ फायदा हुआ। और कुछ ये रहा कि नहीं, जहां तक नेपाल भारत मित्रता एवं शांति संधि है 1950 की, वो कुल मिलाकर के वही सही है। तो वो फिर से मजबूत बना। जो महेंद्र उसको निकालने के लिए राजा महेंद्र ने कोशिश किया था, वो फिर वापस हो गया और संधि से बंधा हुआ राष्ट्र नेपाल फिर से हो। फिर हम देखते हैं सन 1980 में इंदिरा गांधी का सत्ता में वापस आना, और इंदिरा गांधी चाहती है कि सन 1950 का संधि का जो कसाब में थोड़ा ढील दिया था जनता पार्टी में ने, उस ढील को फिर से कड़ाई किया जाए, क्योंकि अमेरिका बहुत मजबूती के साथ दक्षिण एशिया में दिखाई पड़ता है 80 के दशक में। तो इंदिरा गांधी और मजबूत बनाना चाहती है, मगर इंदिरा गांधी का सन 1984 में हत्या हो जाता है। राजीव गांधी सत्ता में आते हैं। राजीव गांधी के सत्ता में आने के बाद उसी समय जो नेपाल में जिसको गुरुङ प्रतिवेदन कहा जाता है, जिसके तहत सन 1950 के संधि को कमजोर बनाने का प्रयत्न शुरू किया गया था कि भारतीयों को नेपाल में काम करने के लिए वर्क परमिट चाहिए, नागरिकता को थोड़ा और कड़ा किया जाए, जितना प्रयत्न शुरू हुआ था, उसके चलते राजीव गांधी ने कहा नहीं, ये जो ज्यादा आगे जाने वाला नहीं है। तो सन 1989 में राजीव गांधी ने, जब चंद्रशेखर आ रहे थे काठमांडू, तो उनके हाथ एक संदेशा पठाया कि जाओ कहो कोइराला परिवार से कि मेरी माँ ने न्याय नहीं किया था नेपाल के प्रजातांत्रिक आंदोलन के साथ, मेरा समर्थन प्रजातांत्रिक आंदोलन के साथ है। और जब दोनों पक्षों का, तत्कालीन जनता पार्टी के अवयव और तत्कालीन भारतीय कांग्रेस के दोनों पक्षों का जो समर्थन मिला, तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन मिला, तो नेपाल में संसदीय व्यवस्था का पुनर्स्थापन हुआ और सन 1950 की संधि की सांदर्भिकता कायम है। इस बात को नेपाली कांग्रेस ने स्वीकार किया, हालांकि तत्कालीन एमाले ने इसको पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। फिर हम देखते हैं सन 1990 के बाद सोवियत संघ का 91 तक विघटन हो जाता है। सन 1999 में इंडियन एयरलाइंस का 8 से 14 प्लेन का अपहरण होता है। तो भारतीय का जो मनोभाव है नेपाल के प्रति, ये हो जाता है कि नहीं, इनसे ना तो दोस्ती अच्छी ना तो दुश्मनी अच्छी। तो दुश्मनी तो कर नहीं सकते क्योंकि भारत के सेना में इतने सारे गोरखाली हैं, उनका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो दुश्मनी तो कर नहीं सकते। ये दोस्ती करने लायक भी नहीं है, इस किस्म का भाव बनता है सन 1999 में। तो भारत की कुछ पंक्ति कहते हैं नहीं, ये इसलिए है कि वहां की राजशाही बहुत प्रभावी हो गई। राजशाही की जगह अगर लोकतंत्र हुआ तो हो सकता है कि जन संबंध भारत और नेपाल में बहुत मजबूत है। तो जनता के स्तर पर यदि संबंध रहेगा तो सन 1950 के संधि के भावना, अर्थ और मूल तीनों का सम्मान किया जाएगा। आग में घी डाला ज्ञानेंद्र ने। सन 2001 में नारायण हिट्टी हत्याकांड के बाद जब दूसरा शाही कू हुआ, सन 2005 में ज्ञानेंद्र ने फिर सेल्फ कू कहते हैं, स्वकू हुआ। सन 2006 में जन आंदोलन हुआ, सन 2008 में गणतंत्र आया। लेकिन सन 2014 को फिर आप कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण मोड़, अनदर टर्निंग पॉइंट, संघीयता विरोधियों का ध्रुवीकरण शुरू हो गया। दूसरा विभक्ति बिंदु, तीसरा विभक्ति बिंदु, पहला विभक्ति बिंदु द्वितीय विश्व युद्ध था। दूसरा विभक्ति बिंदु सन 1950 का नेपाल भारत मित्रता एवं शांति संधि था। तीसरा विभक्ति बिंदु सन 2015 का 16 बुँदे षड्यंत्र जो कहते हैं,
जो बिल्कुल गोपनीयता के साथ किया गया। ये विभक्ति बिंदु कब होती है, इसको फिर से थोड़ा समझना जरूरी है। आप सब तो समझते ही होंगे, जब युद्ध होता है तो एक विभक्ति बिंदु होती है, कोई बहुत बड़ा प्राकृतिक प्रकोप होता है तो भी विभक्ति बिंदु बनती है अंतरराष्ट्रीय संबंध में, महाव्याधि हो तो विभक्ति बिंदु बनती है, बहुत ही बड़ा जन आंदोलन हो, बहुत बड़ा विद्रोह हो, जैसे कि ईरान के आंदोलन में हुआ था, या भारत में नमक आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी का, तो वो भी अंतरराष्ट्रीय संबंध में विभक्ति बिंदु बनता है। माओ का सांस्कृतिक क्रांति हुआ था चीन में, ये सब विभक्ति बिंदु होते हैं। ये सन 2015 का जो विभक्ति बिंदु था, ये प्राकृतिक प्रकोप, गोरखा अर्थक्वेक, गोरखा भूकंप के चलते बना था। इसका पहला प्रभाव दिखाई पड़ा कि संविधान जारी हुआ, भारत की असहमति थी, मधेसियों का विरोध था, जनजाति का असंतोष था, महिला चुप थे, दलित के साथ भी न्याय नहीं हुआ था। फिर भी कुछ सीमित व्यक्तियों ने अंधेरे कमरे में एक सहमति करके बंदूक के बल पर सड़क पर सेना निकालकर, पुलिस निकालकर, बंदूक चलाकर अपनी जनता के विरुद्ध में युद्ध करके विजय भाव से एक संविधान जारी किया। ये विभक्ति बिंदु का बहुत ही बड़ा घटना इसको माना जा सकता है। उसके बाद चूल चरण जिसे कहते हैं हिंज मोमेंट, वो हिंज मोमेंट आ गया जब तथाकथित ईपीजी का गठन हुआ सन 2016 में। कहा तो गया है इमिनेंट पर्सन ग्रुप, ईपीजी, असल में वो है इमिनेंट पहाड़ी ग्रुप, क्योंकि भारत की तरफ से भी ज्यादातर उसमें पहाड़ के लोग थे, उत्तराखंड के थे, काशी के थे, सिक्किम के थे, और नेपाल के तो सारे के सारे पहाड़ी थे ही, उसमें तो शंका की बात ही नहीं है। तो ये इमिनेंट पहाड़ी ग्रुप जो गठन किया गया, उनका सिर्फ एक ही एजेंडा था, एक ही कार्यसूची थी। भले ही उसमें बहुत कुछ लिखा जाए, मगर तात्विक रूप में ये था कि सन 1950 की जो संधि है उससे नेपाल को मुक्त किया जाए। नेपाल को ये लग रहा है, नेपाल के संभ्रांत समुदाय को ये लग रहा है कि हमारा हाथ पांव बांध के रखा है सन 1950 की संधि में, तो इस संधि से हम मुक्त हों, इस संधि की जगह कोई और संधि किया जाए। सन 1950 की संधि में कोई संशोधन नहीं हो सकता है, क्योंकि संशोधन का प्रावधान नहीं है। हो क्या सकता है कि उस संधि को खारिज कर सकते हैं, खारिज करने के बाद शून्यता में तो रह नहीं सकते, तो उसके लिए कोई अंतरिम संधि करनी पड़ेगी। अंतरिम संधि के लिए मसौदा बनाना पड़ेगा, उसको दोनों सरकारों की ओर से स्वीकृति होनी होगी। उसके बाद नया संधि के लिए लेन देन की बात होगी, फिर नया संधि बनेगा। एक लंबी प्रक्रिया है, जिसके चलते भारत सरकार ने अभी तक उस प्रतिवेदन को औपचारिक रूप से स्वीकार तक नहीं किया है। तो ये तीसरा विभक्ति बिंदु जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध में, ये इसको ले सकते हैं सन 2015 को। अब जो है इस विभक्ति बिंदु में एक नया मोड़ आया है उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट जिसे कहते हैं, कैटलिस्ट के रूप में। ये कोविड 19 जिसे कहा जाता है, कोरोना वायरस जिसे कहा जाता है, संसार भर में अंतरराष्ट्रीय संबंध में उथल पुथल आ रहा है। आज के दिन में दुनिया का शायद ही कोई देश है जिसने चीन से ऋण ना लिया हो। एक समय था जब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की तूती बोलती थी, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का नियंत्रण किसके पास होता था? तो या तो यूरोप से होता था या अमेरिका से होता था। एक समय था कि विकास का ऋण सबसे ज्यादा विश्व बैंक दिया करता था, अथवा विश्व बैंक के सहयोगी जो बैंक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनसे कर्जा प्रवाह हुआ करता था।
अभी की स्थिति वो नहीं है। अभी चीन की लगानी बढ़ती जा रही है, चीन का ऋण बढ़ता जा रहा है। और तीसरा जो सन 1945 के बाद बना था संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके जो अवयव है, यूनिसेफ हो या विश्व स्वास्थ्य संघ हो, उसमें भी चीन की उपस्थिति और प्रभाव उसका बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संघ को कहा कि मैं पैसा नहीं दूंगा, चीन ने कहा कोई बात नहीं, वो पैसा मैं दे दूंगा, अपना तुम काम करते रहो। तो विश्वव्यापी रूप में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका अपने आप में सिमटने का जो विकल्प है उसके पीछे लगी हुई दिख रही है। यूरोप को लगता है कि हम तो व्यापारी हैं और व्यापार का भविष्य कहाँ है, तो चीन के साथ है। भारत और चीन का सीमा विवाद के बावजूद भारत को चीन को छोड़ करके आगे बढ़ना मुश्किल है। रूस तत्कालीन सोवियत संघ के जमाने से चीन का प्रतिस्पर्धी राष्ट्र हुआ करता था, कम से कम सन 1970 के दशक से, जब अमेरिका ने चीन को प्रयोग करके सोवियत संघ को विघटन कराने का कार्यक्रम लागू किया था। अभी रूस और चीन साथ आ गए हैं, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में एक बदलाव ये आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत, चीन और रूस अगर एक जगह हो तो यूरोप और अमेरिका से प्रतिद्वंदिता कर सकते हैं। दूसरा विचार ये आ रहा है कि नहीं, चीन से यदि प्रतिद्वंदी बनना है तो यूरोप भी अकेले नहीं कर पाएगा, अमेरिका बहुत दूर है और बहुत फैला हुआ है, इसीलिए यूरोप, भारत, जापान और बाकी के एशियाई देश, कोरिया हुआ, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सबको एक समूह, एक गुट बनाना पड़ेगा। एक ये दूसरा विचार भी उतना ही प्रभावी रूप से आ रहा है। दिक्कत ये है कि जो कोई भी कुछ कर ले, अंततः आर्थिक बातें ही निर्णायक होती है। एक समय था जब सैनिक बातें निर्णायक होती थी, अभी के विश्व में आर्थिक बातें निर्णायक होती है। और आर्थिक जो यथार्थ है वो यह है कि भारत में जो दवाइयां बनती हैं उसका 2/3 से ज्यादा जो कच्चा पदार्थ है वो चीन से आता है। भले ही आपके पास आईफोन हो या एंड्रॉयड फोन हो, ज्यादातर वो या तो फोन ही चीन का होगा या उसके जो अवयव होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, चीन के होंगे। चीन दुनिया का कारखाना बना हुआ है, तो कारखाना को छोड़ के अभी के किस्म का जो अर्थतंत्र है वो ज्यादा आगे नहीं जा सकता है। तो सारे के सारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अभी उथल पुथल हो रहा है। अब इसको हम लाए नेपाल और भारत के संबंध पर, इसका क्या असर रहेगा। एशिया की प्राथमिक शक्ति चीन है। सन 1980 तक भारत और चीन का आर्थिक वजन, पर कैपिटा इनकम हो व ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, दोनों के हिसाब से लगभग बराबर था। सैन्य शक्ति लगभग बराबर था। तो कह सकते थे कि भारत और चीन नेपाल में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा में है। अभी की स्थिति यह है कि भारत से 5 गुना ज्यादा आर्थिक रूप से कम 5 गुना चीन शक्तिशाली है। कहते हैं कि भारू और दारू में नेपाल में काम होता है। अरे भाई, भारू और दारू में क्या काम होगा? भारू 1.6 गुना है और चीन का मुद्रा 16 गुना है। और भारतीय दारू से माओ ताई का नशा बहुत ज्यादा होता है। तो चीन का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा दिखेगा और ये बढ़ेगा, ये घटने वाला नहीं है। अभी जो ईपीजी 2016 के बाद दिख रहा है, नक्शा संशोधन करने की क्या जरूरत थी? उसकी कोई अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं है।
अगर आपने कोई जमीन खरीदा तो मालपोत कार्यालय नापी के सहमति से आपके नाम में लाल पुर्जा देगा। वो लाल पुर्जा जो है वो सरकार की गारंटी है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार अंतर्गत आपका राज्य प्रत्याभूति देता है कि यह जमीन आपकी है। आपके हाथ में 10 रुपए का यदि नोट है तो नेपाल का केंद्रीय बैंक गारंटी करती है आपका राइट टू प्रॉपर्टी में कि ये 10 रुपया आपके हाथ में है, इसीलिए ये आपका ही है। भले ही कभी आपने चोरी किया हो या आपको किसी काम के एवज में मिला हो, मगर ये है कि ये 10 रुपया आप ही का है। तो गारंटियर, प्रत्याभूति देने वाला राज्य होता है, सरकार होती है उस देश की। वैसे ही अंतरराष्ट्रीय संबंध में नक्शा की प्रत्याभूति 3 तरह से होती है। पहले नक्शा की अंतरराष्ट्रीय प्रत्याभूति होती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उस नक्शा को प्रामाणिकता प्रदान करे। तो नेपाल का जो नक्शा है संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसमें ये नेपाल के संसद से पास कर लेने के बाद और राष्ट्रपति का प्रमाणित कर देने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में नक्शा नहीं बदल जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय पहली प्रत्याभूति उसको नहीं मिली। दूसरी प्रत्याभूति होती है कि द्विपक्षीय मान्यता हो, जो दो पक्षों का, जैसे साध सीमाना आपके जमीन का है वैसे ही राज्य का साध सीमाना होता है, तो द्विपक्षीय दोनों पक्षों का मान्यता होना पड़ा। तो दोनों पक्षों का मान्यता में भारत तो मान्यता दे नहीं रही है, तो दूसरी मान्यता भी नहीं मिली। तीसरी मान्यता जिसको कही जाती है वो ये होता है कि जो प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन होते हैं, जैसे कि गांव में है कि पंचायती बैठाया कि नहीं, लाल पुर्जा है तो कोई बात नहीं, मगर उपयोग एक कर रहा है इसीलिए इसका होगा। तो अगर क्षेत्रीय संगठन सार्क हो, बिम्स्टेक हो, एशियाली विकास बैंक हो, ऐसा ही भी कोई मान्यता दे दे तो वो भी एक प्रत्याभूति बन सकती थी। चौथी प्रत्याभूति होती है कि नहीं, गांव का जो बड़ा आदमी है, सबसे जिम्मेदार है, प्रधान पंच है, मुखिया है, नगर पालिका का अध्यक्ष है, वो आके कह दे कि नहीं, इसको तो मान्यता देना जरूरी है। इस चारों किस्म से कोई भी मान्यता इस नक्शा को न मिला है अभी और न भविष्य में मिलने की संभावना दिखती है, बल्कि मिलने की कुछ संभावना रहती तो उसको घटा देता है। फिर भी ये क्यों किया गया, इसकी अगर कारण में जाए तो इसका भी यही दिखता है कि सन 1950 की संधि से निकला जाए। भले ही इसके लिए सन 1916-18 के सुगौली संधि में जाना पड़े, स्वीकार्य है, मगर सन 1950 का संधि, मित्रता संधि की शांति की संधि, जो कहता है कि आपस में मिल बैठ के मामला सुलझाएंगे, ये स्वीकार्य नहीं है। फिर आप देखें नागरिकता संशोधन की मोड़, जिसके बारे में रीता जी ने, दीपेंद्र जी ने पूरा कानून पलट के रख दिया, संस्कृति पलट के रख दिया। देखिए, वो सब पलटने की जरूरत ही नहीं है। राज्य बाद में बना है, समाज बहुत पहले से है। विदेह की सभ्यता 10,000 साल पुरानी है, मिथिला की सभ्यता 1,000 साल पुरानी है सिमरौनगढ़ के बाद। विदेह तो 10,000 साल में बोल रहा हूँ, शायद कुछ दिनों के बाद मेरा एक पेपर आने वाला है, उसमें मैंने प्रयत्न किया है साबित करने में कि विदेह की सभ्यता 10,000 साल पुरानी है। सिमरौनगढ़ की सभ्यता ऐतिहासिकता ही उसकी 1,500 साल की तो मिल ही जाती है। मिथिला की सभ्यता 1,000 साल की कम से कम मिल ही जाती है। नेपाल, अभी का जो नेपाल है, इसको बने हुए 240 साल हुआ है। तो सभ्यता, समाज जो है राज्य से हमेशा ऊपर होता है। राष्ट्र क्यों बनते बिगड़ते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध में 40 से भी कम देश थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साय जो हुई थी
वर्साई संधि, वर्साई संधि में हस्ताक्षरकारी 19-20 देश थे, आज के मिति में 200 है। क्यों है? इसलिए है कि समाज को कहीं बांट करके, कहीं अलग करके देश बनाए गए थे, तो समाजों ने कहा कि नहीं, हमारा अपना देश चाहिए, तो देश बना। तो जब आप समाज को रख करके देश की स्वतंत्रता रखना चाहेंगे तो रहेगा, समाज को विभाजित करेंगे तो राज्य विभाजित होगा। बंदूक के बल पर कोई राज्य अपनी एकात्मकता को कायम नहीं रख सकती है। उसको जरूरी है कि समाज की, सभ्यता की, संस्कृति की जो पहचान है उसको मान्यता दिया जाए, उसको इज्जत दिया जाए। तो ये नागरिकता आइन जो आया है ये कानूनी रूप से अपाच्य है, संवैधानिक रूप से अमान्य है, सांस्कृतिक रूप से विभाजनकारी है, राजनीतिक रूप से अनैतिक है। ये सब तो है ही। इसके साथ साथ भी इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मधेसियों को दोयम से तेयम दर्जे के नागरिक में नीचे ले जाने का जो प्रयत्न है, समाज को विभाजित करने का प्रयत्न है, उसके साथ साथ सन 1950 की संधि के बाहर ले जाना नेपाल को, डेथ बाय 1000 कट्स कहते हैं। एक साथ सन 1950 का संधि का संशोधन नहीं हो सकता है, तो कैसे करे? पहले कर दे कि नहीं, भारत में तो नेपालियों को नागरिकता के बराबर का अधिकार प्राप्त है, पहले कह दे कि नहीं, आप यहाँ सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं भारतीय नागरिक, फिर कहे कि नहीं, वर्क परमिट चाहिए, फिर कहे कि नहीं, विवाह करने के आने के बाद भी नागरिकता में दिक्कत होगी, फिर कहे नहीं, 7 साल होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके सन 1950 की संधि को कमजोर करते हुए ऐसे ले जाना कि उससे पूरा का पूरा अलग कर दे। और अलग करने के बाद नेपाल को अपनी इतनी तो हैसियत है नहीं कि अकेले भारत के बराबर, 1.5 अरब के देश के बराबर खड़े हो सके। कहीं न कहीं से इसको थोड़ा सा बल तो देना पड़ेगा, एक लट्ठी तो लगानी पड़ेगी। तो दिल्ली का ना हो बल्कि बेइजिंग का हो तो स्वीकार्य है। इस किस्म की जो मनस्थिति है वो दिखाई पड़ रही है। फिर यह है कि जब रोटी बेटी का रिश्ता टूटेगा तो अगले तह पे क्या होगा कि रोजी रोटी के संबंध को भी कमजोर किया जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा नागरिकता आइन के तुरंत बाद अब क्या आने वाला है कि नहीं, वर्क परमिट चाहिए, या वर्क परमिट सीधा कहने में अगर कोई दिक्कत हो तो कहेगा कि नहीं, पहले बॉर्डर पर पंजीकृत करवाओ, फिर जहां काम कर रहे हो उस जिले में प्रमुख जिला अधिकारी के यहाँ पंजीकरण करवाओ, नहीं वो भी नहीं हो पा रहा है तो स्थानीय निकाय में पंजीकरण करवाओ, वो भी अवस्था आ सकेगा। उसके बाद ये होगा कि गोरखा भर्ती के विरुद्ध में जनमत तैयार करना, क्योंकि गोरखा भर्ती के चलते नेपाल भारत का जो संबंध है, जन स्तर का संबंध बनाने में मधेश के साथ प्राकृतिक है और पहाड़ के साथ, खास करके जनजातियों के साथ ये अर्थ राजनीतिक है। तो उस अर्थ राजनीति को भी कमजोर करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का तो सदा से नारा रहा है, सन 70 के दशक से नारा रहा है, गोरखा भर्ती बंद कर। तो ये गोरखा भर्ती के विरुद्ध भी जनमत तैयार किया जाएगा। इन सब से क्या होगा कि नेपाल भारत के संबंध पर संभ्रांतों का एकाधिकार कायम रहेगा, ठेकेदारी कायम रहेगी। अंततः नेपाल को हम चलाने वाले लोग हैं, जो जंग बहादुर कहा करता था। जंग बहादुर ने क्या कहा तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी को? ठीक है, गोरखा को भर्ती करो, लेकिन तुमको हम भर्ती करने के लिए नेपाल में आने नहीं देंगे, हम भेजेंगे भाई, ठेकेदार तो हम हैं। लखनऊ में समस्या है, हम ही आकर सेना लेके आ जाएंगे। चंद्र शमशेर के समय आने तक तो गल्लावाल लोग गांव गांव में पहुंचने लगे थे। अभी भी भर्ती केंद्र पर नियंत्रण है, अभी भी कहा जा रहा है कि नहीं, अब पेंशन ऑफिस बंद करो। विराटनगर से कोसी के ऑफिस को बंद किया गया। तो इस रोजी रोटी के संबंध को
कमजोर करने के लिए गोरखा भर्ती को कमजोर करना जरूरी है। गोरखा भर्ती अगर कमजोर होता है तो नेपाल भारत का जन स्तर का संबंध जनजातियों के साथ, पहाड़ के साथ कट जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये भी कहेंगे कि नहीं, आप गया जाते हो पिंड देने, गया तो नेपाल में बनाया है भाई, वहीं पिंड दो, गया जाने की क्या जरूरत है, काशी जाने की क्या जरूरत है, काशी के बदले मुक्तिनाथ जाओ। फिर कहा जाएगा नहीं, बारात अयोध्या से जनकपुर क्यों आती है, अयोध्या के बगल में सुरखेत में कुछ बना है राम मंदिर, वहीं से बारात लेके चले आओ। तो सांस्कृतिक विभाजन की रेखा खींची जाएगी। कल ही जो कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक हुई प्रधानमंत्री के निवास में बालुवाटार में, वहां कहा गया कि तार बार लगाया जाए। तो हो सकता है ये भी आवाज उठे कि तारवार लगाए। तारवार ही क्यों, दीवार ही खड़ी करने के लिए चीन का सहयोग मांगा जाए। दीवार खड़ी करने में तो चीन को महारत हासिल है, उत्तर कोरिया में सहयोग करके दीवार खड़ा कर ही दिया है। हो सकता है कि नेपाल में भी दीवार खड़ा करने आ जाए, क्योंकि चीन का महत्वाकांक्षा बढ़ता जा रहा है। चीन अब भारत को अपना प्रतिस्पर्धी बिल्कुल ही नहीं समझता है। चीन को लगता है कि उसकी तुलना भारत के साथ करना चीन की तौहीन है। एशिया का सबसे बड़ा शक्ति तो चीन है ही, अगर किसी से तुलना ही कर दो तो जापान के साथ कर दो, इतना तक चीन को स्वीकार है। मगर भारत के साथ तुलना करना, जैसे पाकिस्तान के साथ तुलना करने में नई दिल्ली को तौहीन महसूस होती है, बेइजिंग को भारत के साथ तुलना करने में उतनी ही तौहीन महसूस होती है। तो चीन एशिया का सबसे प्रभावशाली शक्ति है। वो चाहता है कि दुनिया में अब वो अमेरिका का प्रतिस्पर्धी है, और यूरोप की अपनी सोच है कि दक्षिण एशिया जो है, अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका को जोड़ दे तो संसार का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा फैल रहा उपभोक्ता बाजार है। तो इस पर नजर रखना जरूरी है, और इस उपभोक्ता बाजार के लिए सस्ती चीजें उत्पादन करने के लिए सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। तो यूरोप चाहेगा कि अमेरिका भले ही प्रतिस्पर्धा चीन के साथ कर ले, मगर मेरी जो है, हमारी जो है, वो व्यापारिक लक्ष्य के लिए चीन और अमेरिका के बीच में समदूरी ही बनाए रखे। तो इसका फायदा जो है किसको होगा? इसका फायदा पूरा का पूरा चीन को होगा। तो नेपाल के संभ्रांत ने एक किस्म से अभी कहीं लिखा नहीं है, बोला नहीं है, मगर एक कहते हैं कि अंडर करेंट, आप किसी से भी बात कर ले, कोई भी पार्टी को हो, नेपाली कांग्रेस के हो, कम्युनिस्ट पार्टी के हो, अभी जो नया नया राष्ट्रवादी पार्टी बना है जसपा के हो, सबके मन में एक धारणा है कि जो जीता वही सिकंदर। पहले विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवादी शक्ति के रूप में कायम थी बेलायत, इंग्लैंड, तो हम इंग्लैंड के साथ रहे, हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित रही। दूसरी विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड से शक्ति हस्तांतरण वाशिंगटन को हुआ, हम अमेरिका के साथ हो लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे ज्यादा अमेरिका के पक्ष में वोटिंग करने वालों में नेपाल का भी नाम शुमार है। तो हम अमेरिका के साथ हो लिए, तो शीत युद्ध में हम सुरक्षित रहे। अब आहिस्ते आहिस्ते विश्व का शक्ति संतुलन यदि वाशिंगटन से बेइजिंग की ओर जा रहा है, तो हमें संस्कृति के नाम पर नई दिल्ली के साथ क्यों सटे रहे? जरूरत क्या है? उनको हमारी जरूरत बल्कि हमसे ज्यादा है, तो वो खुद कोशिश करेंगे कि हमको दोस्त बना के रखे। हम बल्कि बेइजिंग के साथ होने में अपना पूरा मेहनत लगाएं, अपनी बुद्धि लगाएं। उसके लिए यदि थोड़ा बहुत नई दिल्ली नाराज होती है तो होते दे, उसमें कभी नरेंद्र मोदी आ जाएंगे, उनको वो रुद्राक्ष पहना देंगे, उनको एक सिरमौर पहना देंगे, जनकपुर ले जाएंगे,
तो इतने में वो खुश हो ही जाएंगे, इससे ज्यादा करने की क्या जरूरत है। वो गुस्साते भी है तो अपने ही है। जैसे सम्राट अकबर की मूंछों को तानने वाले को सम्राट अकबर सजा नहीं देते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं। वैसे ही नई दिल्ली के साथ तो हमारा ऐसा चलता ही रहता है। प्रयत्न हमारा होना चाहिए बेइजिंग की ओर जाने का। तो नेपाल भारत संबंध में कुछ खटास अभी आएगी, कमी आएगी, और उसका सबसे ज्यादा नकारात्मक असर मधेसियों को झेलना पड़ेगा। दुर्भाग्य यह है कि अभी भी कुछ मधेसियों को लगता है कि भारत हमारे लिए बोलेगी, मोदी जी हमारे लिए बोलेंगे। इस भ्रम में ना रहें। हर एक देश का अपना स्वार्थ सर्वोपरि होता है। उस स्वार्थ के लिए ही उस देश के नेतागण बोलते हैं, किसी दूसरे के लिए कभी नहीं बोलते हैं। हमारा आपका जो नागरिकता का संघर्ष है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारा नक्शा बारे में इसीलिए हम लोग भूल जाएं। जो जसपा ने किया संसद में, एक हिसाब से वो बिल्कुल ठीक था, वो हमारी चिंता की विषय नहीं है। मगर नागरिकता हमारी चिंता की विषय है, नौकरी में हमारा स्थान हमारी चिंता की विषय है। अभी यदि आरक्षण खसारे को दे दिया जाता है, हमारी चिंता की विषय है। तो मधेसी के अधिकार के लिए चिंतित हो, भारत के लिए हित के लिए चिंतित होने के लिए कमजोर मधेश को जरूरत नहीं है। भारत अपना हित का रक्षा खुद कर सकता है। 10 लाख से ज्यादा सेना है उसके पास, 1.5 अरब की जनसंख्या है, इतने बड़े बड़े व्यापारी है। हम आपसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं। भारत के हित को चिंता करना उनके लिए छोड़ दें। हम आप मधेसी की हित की चिंता करें, वही बेहतर रहेगा। तो आप स्क्रीन पर दिखाई पड़ने लगे और 5 बजने को आया। कहने की बातें बहुत है, अभी मैं यही रुकता हूं। उम्मीद है आप लोग इसके बारे में सोचेंगे। कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता है। कह क्या सकता है कि भाई सोचो, मैंने ये सोचा है, अब आप खुद सोचो। हर एक को सोचने की जिम्मेवारी उतनी ही है। उस जिम्मेवारी के साथ नेपाल भारत के संबंध में भारत के हित को आगे रखकर नहीं, पहला मधेसियों का अधिकार को आगे रख के, दूसरा नेपाल के हित को आगे रख के नेपाल भारत हित के बारे में फिर से सोचने की जरूरत है। अभी तक मधेसी पीछे पड़ते रहे हैं क्योंकि मधेसियों का एक जो बुद्धिजीवी समाज है, उनको लगता है कि हम भारत के हित के बारे में हम सोच देंगे तो हमारे प्रति कृतज्ञ हो जाएंगे दिल्ली के नेतागण, और हमारे हित के लिए वो बोलेंगे तो हमको फायदा होगा। ऐसा न इतिहास में कभी होगा, न वर्तमान में हो रहा है, न भविष्य में होने की संभावना है। जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं वो हक के काबिल ही नहीं है। तो अपनी क्षमता बढ़ाएं, इस पर बार बार विचार करें और अपने हक को आगे रख के सोचे। यही मेरी विनती है। मेरी बातें आप लोगों ने सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।